हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउटनेट लाइव। बच्चों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आज की क्लास में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे और इंट्रोडक्शन में कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन करते करते आधा चैप्टर खलास कर जाएं। मतलब आधा चैप्टर क्या, मतलब ये एक ओवरव्यू ले लेंगे कि क्या इसमें है, चैप्टर में क्या है, एटम क्या डिस्कवरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और उसके बाद इस पे क्या क्या थ्योरीज है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चले फिर। माय बेस्ट चैप्टर, हाँ मेरा भी बेस्ट चैप्टर है। ठीक है, एक बार कहानी एक बार फ्लो में आ जाती है, उसके बाद सब समझ में आता है। ठीक है, तो कहानी बताती हूँ मैं। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम है। इसमें बेसिकली हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले बेटा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, कि एटम को जब हमने डिवाइड किया, डाल्टन जी ने बोला था कि एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम इनडिविजिबल होता है। वहीं पे वो फंस गया था। ठीक है, वहीं पे उसको बाकी साइंटिस्टों ने मिलके ढूंढ दिया, बोलते कि एटम को डिवाइड कर सकते, भाई ये झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो वहां से हमने देखा कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। अब सारे साइंटिस्ट अपने अपने घर से आने लगे और बोलने लगे कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करेंगे, हम प्रोटॉन डिस्कवर करेंगे, हम न्यूट्रॉन डिस्कवर करेंगे। तो ऐसे ऐसे सारी डिस्कवरीज होने लगी। मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन हो गया। डाल्टन का जब एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया था तो एक तरह से रिवॉल्यूशन जनरेट हो गया कि जब सब एटॉमिक पार्टिकल है तो अब तो बहुत स्कोप बच गया। ठीक है, कि अब तो डिस्कवरी का बहुत स्कोप बच गया कि हम भी नाम कमाएंगे, हम भी डिस्कवरी करेंगे। ठीक है बेटा, तो एटम के स्ट्रक्चर को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके ही स्टडी को बोलते हैं वो ब्रांच ऑफ साइंस जो एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है फिजिकल केमिस्ट्री में, उसको बेटा क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम हमारा, बड़ा ही प्यारा सा। अब बेटा डाल्टन जी आए थे 1804 में। अब उन्होंने बोल दिया कि सारे मैटर जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। तो फिर लोगों ने बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब एटम्स ऑफ वन एलिमेंट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप, ये भी बोला लोगों ने कि बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे। एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यहाँ पे बंदा फंस गया। ठीक है, यहाँ पे बंदा फंस गया और यही हो गई इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कि उसने ये बोल दिया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटम्स, तो ये भी बात सही थी। ठीक है, एक ही में बेचारा फंस गया था, उसने ये बोल दिया था कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ठीक है, फिर बाद में पता लग गया था कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब डाल्टन्स अर्ली एटॉमिक मॉडल, इसको बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं। तो इसने क्या बोला, डाल्टन का जो डाल्टन से भी पहले आया था उसको बिलियर्ड बॉल मॉडल कहते हैं। इसको मतलब समझना नहीं, बस एक बार कहानी के रूप में देख लो। क्या बोलता है, ही एनविजन्ड एटम्स एज सॉलिड हार्ड स्फीयर्स लाइक बिलियर्ड्स बॉल। बिलियर्ड्स देखा है, वो जो पूल गेम होता है ना, उसमें वो जो दिखा मूवी में देखा होगा या कहीं देखा होगा, असली में मॉल वॉल में देखा होगा, उसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ये हमारे बॉल्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉल होते हैं बेटा, ये बहुत ही हार्ड बॉल होते हैं। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल में ये बोला था कि जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इट्स लाइक बिलियर्ड बॉल्स। दो उसने क्या बोला था कि उसने एक वुडन बॉल से अपना मॉडल बनाया था, बस इतनी सी बात। ठीक है बेटा, उसके बाद आए जे थॉमसन, क्योंकि जे थॉमसन जी को ये पता लग गया था कि एटम को क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आए जे थॉमसन, बोले हम फर्स्ट। उन्होंने क्या बताया कि अब इन्होंने जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी बेटा, किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की। याद आया कि नहीं, उस टाइम पे तो आप नहीं थे लेकिन बुक्स में पढ़ा होगा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और कैसे डिस्कवरी की थी बेटा, he discovered electrons। ठीक है, he was the first scientist to show the atoms were made up of even smaller particles like electron। तो एग्जाम में आपके कभी कभी जो ऐसे वैसे एग्जाम्स होते हैं, अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हो साइड बाय साइड मान लो, तो उस टाइप के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब जे थॉमसन ने बेटा कैथोड रे ट्यूब का यूज किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। अब आप मेरे से पूछोगे कि मैडम कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, तो मैं बोलती हूँ अभी बताती हूँ कैथोड रे ट्यूब क्या होता है बेटा। कैथोड रे ट्यूब एक ग्लास का ट्यूब होता है, एक ग्लास का ऐसा ट्यूब होता है। ठीक है,
एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, जिसको ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? बैटरी से। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है उसको बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव से होता है बेटा उसको बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव से होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैथोड और ये हो जाएगा हमारा क्या? एनोड। ठीक है, तो 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। और बेटा इसकी खासियत क्या होती है कि इसमें एक वैक्यूम पंप लगा रहता है, एक ऐसा करके पंप लगा रहता है। अब इस पंप का क्या यूज होता है इसमें कि इस पंप को हम यूज करते हैं, वैक्यूम पंप जो होता है इसको हम यूज करते हैं इस ग्लास के ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने का। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब किसने डिस्कवर किया था? तो डिस्चार्ज ट्यूब किया था जूलियस प्लकर ने। जूलियस प्लकर नाम के साइंटिस्ट ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, और इसी डिस्चार्ज ट्यूब का हेल्प लेके सब अमीर हो गए थे। मतलब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, गोल्डस्टीन ने हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, चार्डविक ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी डिस्चार्ज ट्यूब के मदद से डिस्कवर हुआ था। अब बेटा यहाँ पे ये जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है इसकी एक खास बात होती है। खास बात ये होती है बेटा कि ये जो होता है ये यहाँ पे दोनों तरफ से क्या होता है, एक ZnS के लेयर से कोटेड रहता है। जिंक सल्फाइड, ZnS का लेयर, जिंक सल्फाइड का लेयर से कोटेड रहता है। अब ये जिंक सल्फाइड का लेयर बेटा क्या करता है? जिंक सल्फाइड का लेयर ये ऐसा लेयर होता है, ये फोटो सेंसिटिव होता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ इस पर स्ट्राइक करती है तो ये क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है। जैसे कि अगर आपने LCD देखा होगा या फिर लैपटॉप की स्क्रीन को अगर थोड़ा तेज दबाते होगे तो क्या होता है, उसमें कुछ लिक्विड जैसा लगता है ना, कि ऐसा लग रहा है पानी में पत्थर फेंक रहे हो। कभी किया एक्सपेरिमेंट? किया है कि नहीं किया? मैंने तो बहुत किया है, मज़ा आता है वो देखने में कि पानी की तरह ऐसे दब रहा है। तो वैसे ही होता है, ZnS का भी लेयर होता है, इस पर कोई भी अगर कुछ चीज़ स्ट्राइक करेगी, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? उस पर हमारा कलर इम्पार्ट होता है। ठीक है बेटा, तो ये होता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब बच्चे आते हैं इस बात पे कि डिस्चार्ज ट्यूब में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था। अब बेटा यहाँ पे इसको बोलते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो थॉमसन एक्सपेरिमेंट से हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। यहाँ पे हमने इसको हाई वोल्टेज का सोर्स लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे है हमारा मेटल का इलेक्ट्रोड। अब वैक्यूम पंप से अंदर क्या कर दिया? वैक्यूम पंप से क्या कर दिया? अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इतना वैक्यूम क्रिएट कर दिया कि अंदर का प्रेशर जो होगा वो हो गया 10 का पावर -4 ATM। सोचो कितना कम प्रेशर, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम बैठे हैं, जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो कितना होता है बेटा? 1 ATM होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ATM नहीं है, 10 का पावर -4 ATM है। सोचो कितना ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया। हाँ, फॉस्फोरेसेंट बोलते हैं। व्हाट इज द फॉस्फोरेसेंट? होता है बेटा जो फॉस्फोरस जो होता है वो भी क्या करता है? हमारा कलर इम्पार्ट करता है या फिर ग्लो करता है। जैसे कि वाइट फॉस्फोरस हो गया तो उसको केमिल्यूमिनेसेंस या फॉस्फोरेसेंट कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं प्रेस करना है भाई, खराब नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इतना कम ATM का प्रेशर हमने दे दिया और ये वोल्टेज का जो सोर्स था बेटा बहुत ही हाई, मतलब सुपर से भी ऊपर। कितना? जितना तुम लोग का जोश होता है कितना होता है? 1000 किलोवाट होता है ना। इसमें दिया कितना? 10 का पावर 4 वोल्टेज। इतना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया इसको, इतना ज़्यादा वोल्टेज दे दिया और इतना ATM प्रेशर दे दिया। अब क्या हुआ? अब ये क्या है बेटा? ग्लास का ट्यूब है, मतलब कोई ना कोई गैस रही होगी इसके अंदर। ऑब्वियसली कोई ना कोई तो गैस रही होगी कि नहीं रही होगी। अब यहाँ पे मान लो कौन सी गैस है बेटा? H2 गैस है। मान लो क्या है? H2 गैस है। अब बेटा यहाँ पे जो प्रेशर है, अरे वाह, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे H2 गैस है, हमने क्या कर दिया, प्रेशर एकदम ही कम कर दिया, प्रेशर एकदम ही कम कर दिया और वोल्टेज एकदम ही बढ़ा दिया एकदम से। अब यहाँ पे H2 का गैस है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, रेंग रहा है, जैसे इसको वोल्टेज मिलेगा एकदम इसको एनर्जी आ जाएगी और एकदम फास्ट मूव करने लगेगा। और इस एनर्जी की वजह से ये जो 10 का पावर 4 वोल्ट है, एक्चुअली है क्या 10 का पावर 4 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हाँ गलती करेगा। तो अब बेटा इतना प्रेशर और इतने हाई वोल्टेज पे, इतने कम प्रेशर पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स क्या हो गई, बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाने का क्या मतलब है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उसमें, बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, H2 गैस जो है वो क्या करेगा, H2 गैस ब्रेक हो जाएगा। अब H2 गैस ब्रेक हो जाएगा मतलब हाइड्रोजन जो है वो HH के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। अब इसके ऊपर मान लो मेटल, ये H2 गैस है, अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, उसके आउटर मोस्ट में जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा, इतना फास्ट मूवमेंट है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसमें, H++ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, हाइड्रोजन गैस किस में चेंज हो गया, H2 चेंज हो गया 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन में। सिमिलरली मान लो अगर मैं मान लेती हूँ कि ऑक्सीजन गैस होता, ऑक्सीजन गैस होता, अब ऑक्सीजन गैस बेटा इतने हाई स्पीड में वोल्टेज चल रहा है तो अब ये इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा बाहर। ठीक है, कैसे कर देगा बेटा, ये हो जाएगा 2O पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे O पॉजिटिव कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज है, इतने कम प्रेशर पे कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागने लगेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया तो बेटा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज और वो मूव करने लग गया किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बेटा इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इतना छोटा पार्टिकल होता है, एटम से भी छोटा, और उसको स्पीड कितना हो जाएगा, बहुत तेज। ठीक है, स्पीड हो जाएगा बहुत तेज और बहुत तेजी से ये आने लगेगा किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव की तरफ क्यों आएगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आ गया बेटा कहाँ, पॉजिटिव की तरफ, जल्दी से अपने भाग भाग के आने लगेगा। अब भाग भाग के आने लगेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये जो जिंक सल्फाइड का मैंने लेयर बताया था ना, याद है कि भूल गए, जो जिंक सल्फाइड का लेयर बताया था, यहाँ पे ये क्या करने लगेगा, स्ट्राइक करने लगेगा। और यहाँ पे जब स्ट्राइक करने लगेगा तो साइंटिस्ट को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई तो पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है जिसका चार्ज कैसा है बेटा, क्योंकि ये कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पे, तो मतलब इसका चार्ज का क्या होगा, हमारा कैथोड से आ रहा होगा। तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो हैं कैसे चार्ज के, नेगेटिवली चार्ज। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक्स बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। बताओ चमक रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे तुमको भी चमक रहा है और ये डिस्चार्ज ट्यूब भी चमकेगा। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये कैसा कंडीशन है, 10,000 वॉट, 10,000 वॉट, 10,000 वॉट और 10 का पावर -4 ATM प्रेशर। ये नॉर्मल, ये यूजुअल कंडीशन नहीं है, ये खतरनाक कंडीशन है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने लगेगी। बोलो चमका, क्या तुम्हें चमका? अगर तुम्हें चमका तो ये डिस्चार्ज ट्यूब भी चमक जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एकदम तेजी रफ्तार में श्यूं श्यूं करके, और यहाँ पे ZNS की लेयर को स्ट्राइक कर रहे हैं। ZNS का लेयर चमक रहा है, ठीक है, चमक रहा है, मतलब साइंटिस्ट हाई अलर्ट हो गए कि यहाँ पे भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पे है हमारा जो ये डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लो करने लगा है। ठीक है, हाँ, एयर को कंडक्टर होने के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है, बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। एयर कंडक्टर कब बनेगा बच्चे? जब वो उसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, फिजिक्स में कंडक्शन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। लेकिन केमिस्ट्री में वही इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे? जब आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो आयंस को प्रोड्यूस करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन? 10,000 वोल्ट और 10 का पावर -4 ATM प्रेशर। ठीक है, एयर यूजुअली कंडक्शन नहीं शो करता।
ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमारे प्रोड्यूस हो गए क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, चलो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्कवरी हुई तो उसी को बोलते थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बोलते थे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को किसने किया, जे थॉमसन ने किया। अब कैथोड रे से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी कि जैसे उसका चार्ज कैसा होगा, कैथोड रे का चार्ज कैसा होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगाऊं बेटा, यहाँ पे मैं अगर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दूं बड़ा सा और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के पास चला जाएगा। ये क्या कर दिया, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, सिंस उसका खुद का चार्ज कैसा है, खुद का चार्ज नेगेटिव है, तो वो किधर की तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव की तरफ नहीं भागेगा। ठीक है, तो दूसरी बात, अब यहाँ पे बेटा जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा था ZnS की लेयर को, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख देंगे डिफ्लेक्ट्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा भाई, चार्ज है तो। दूसरी बात बेटा, ये क्या होता है, मटेरियल पार्टिकल नेचर का होता है। आप बोलोगे मैडम ये क्या बोल दिया, मटेरियल पार्टिकल क्या होता है बेटा, पार्टिकल, अगर मैं आपको पत्थर मारूं, वैसे मारूंगी नहीं, और मारूंगी भी तो आपके पास नहीं पहुंचेगा, कैमरा खराब हो जाएगा यहाँ का, ठीक है। अगर कोई आपको पत्थर मारते तो पत्थर क्या होता है बेटा, एक पार्टिकल है, ठीक है, उससे आपको चोट लगेगी, उससे आपको फील होगा कि हाँ कुछ लगा। तो वैसे ही बेटा जब इलेक्ट्रॉन जो था हाई स्पीड में मूव कर रहा था और ZnS की लेयर को स्ट्राइक कर रहा था, तो ZnS को कुछ फील हो रहा होगा ना कि हाँ कुछ मेरे स्क्रीन पर कुछ लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं बेटा मटेरियल पार्टिकल नेचर का होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रॉन, या फिर कह सकते हैं कैथोड रे। आप बोलोगे मैडम ये प्रूव कैसे किया, तो अभी मैं बताती हूँ कैसे प्रूव किया। ये बेटा प्रूव किया जब हमने यहाँ पे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे थे, तो जब हमने बेटा यहाँ पे क्या रख दिया, एक बहुत ही लाइट वेट का पंखा लगा दिया, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पंखा लगा दिया। अब यहाँ से डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब ये लाइट वेट का पंखा है, इसको स्ट्राइक भी कर रहे होंगे। अब पंखा बेटा धीरे धीरे क्या करने लगा, मूव करने लगा, क्योंकि उसके ऊपर कुछ मटेरियल पार्टिकल ऐसे लगातार क्या हो रहा था, ऐसे वहाँ पे क्या हो रहा था, ऐसे फायरिंग टाइप की हो रही थी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मूव करने लगा, इसका मतलब ये इस पे कोई पार्टिकल नेचर का कोई कुछ चीज़ स्ट्राइक कर रहा है, इसीलिए ये मूव कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं बोलूँ इससे रिलेटेड, तो बेटा इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। किस कंपनी का नहीं, ऐसे ही हल्का फुल्का कोई भी, जैसे कि मान लो एल्यूमिनियम सबसे लाइटेस्ट मेटल होता है ना, तो एल्यूमिनियम का हमने यहाँ पे पंखा लगा दिया। अब बेटा ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है तभी आपको शैडो बनता है उसका, ठीक है। आपका लाइट है, आपका लाइट का शैडो कब बनेगा, जब लाइट, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अब लाइट ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे कुछ ऐसे जा रही है और कुछ आपसे ऐसे टकरा रही है, तो क्या आपका प्रॉपर शैडो बनेगा यहाँ पे, तो क्या आपका यहाँ पे शैडो बनेगा, नहीं बनेगा। आपका शैडो तभी बन सकता है किसी चीज़ का जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बेटा स्ट्रेट लाइन में हमने बोला कि यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे उस पंखे की आत्मा बन रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा शैडो टाइप बन रहा था ऐसे, तो हमने बोला कि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ये बात समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो नेचर ऑफ कैथोड रे है, इट
डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोला मैंने, मेरे पीछे रिपीट करो कि द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। आप बोलोगे ये क्या बोल दिया, ठीक है बताती हूँ क्या, लिखो पहले, इट डज नॉट डिपेंड्स on the nature of gas taken in the discharge tube। हाँ, एक छोटे से गैस ने देखो कितना कुछ, ग्लास ट्यूब ने कितना कुछ कर दिया। अब देखो ये कैसे, अब बोलोगे बेटा यहाँ पे मैंने H2 गैस लिया तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कौन सा मटेरियल पार्टिकल, कौन सा मेरा पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, बताओ फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा प्रोड्यूस हुआ, बता बेटा। हाइड्रोजन गैस लिया तो कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ ना, दिख तो रहा है, इलेक्ट्रॉन हुआ। चल, ऑक्सीजन जब लिया तब कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, ऑक्सीजन जब हुआ तब कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई और गैस, आपके चॉइस की गैस ले लेती हूँ, कौन सी गैस लूँ, मैं ले लेती हूँ, मान लो नाइट्रोजन गैस ले लेती हूँ। बेटा नाइट्रोजन गैस होगा तो ये हो जाएगा 2n++2 इलेक्ट्रॉन। तो फंडामेंटल पार्टिकल तो सभी केस में इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए जो कैथोड रे क्या है, बहुत सारे रेज, जब इलेक्ट्रॉन के रेज क्या कर रहे हैं, एक लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, कैथोड रे, ठीक है। कैथोड रेज आर नथिंग बट रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक रे में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैथोड रे, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है मैंने बेटा कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। हीलियम में भी, हीलियम कैसे ब्रेक हो जाएगा, He++ इलेक्ट्रॉन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब में इलेक्ट्रॉन ही बन रहा है, ठीक है बेटा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं किसकी डिस्कवरी पे बेटा, प्रोटॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन भैया ने, तो प्रोटॉन को भी किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टाइन ने। अब प्रोटॉन ने क्या किया, मतलब गोल्डस्टाइन ने क्या किया, गोल्डस्टाइन ने किसका डिस्कवरी किया, प्रोटॉन का। कौन से एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही, मतलब एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से किया। अल्फा रेज एंड कैथोड रेज में क्या अंतर है बेटा, अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम पार्टिकल्स, He+ को बोलते हैं क्या, He+ को बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, या He+2 को बोलेंगे अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फास्ट मूविंग हीलियम आयंस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे क्या, कैथोड रे। चमक रहा है कि नहीं, बस ऐसे कहानी सुन रहे हो बैठ के, आज बड़े मजे आ रहे होंगे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई क्विज नहीं, यही तो चाहिए जिंदगी से, है ना, बस कहानी सुनना है और सवाल पूछना है, साइंटिस्ट बनना है ना। चल बेटा, गोल्डस्टाइन ने किसका किया था, प्रोटॉन का किया था, उसी डिस्चार्ज ट्यूब का ही थोड़ा सा चीटिंग कर लिया था उसका, बस। अब यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए थॉमसन अगर थोड़ा सा दिमाग और लगा देता तो यहाँ पे देखो बेटा पॉजिटिव भी तो प्रोड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग और चाहिए था बस। पॉजिटिव रे भी प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया इसको। उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, अभी बताती हूँ मैं। टर्मिनल चेंज कर दोगे बेटा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा। टर्मिनल चेंज करने से क्या होगा, जब कैथोड को आप उल्टा उससे लगा दोगे, अगर आप, सिंपल सा आइडिया बताती हूँ, आप रिमोट डालते हो ना, रिमोट में सेल डालते हो तो उल्टा सेल डाल देते हो तो क्या होता है, जब सेल उल्टा डाल देते हो तो क्या होता है, रिमोट चलता है, नहीं चलता है ना। सीधा डालोगे तभी चलेगा, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है उसके हिसाब से करोगे तभी होगा। टर्मिनल चेंज कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो,
थॉमसन एक्सपेरिमेंट देख लिया आप, गोल्डस्टाइन ने क्या किया था बेटा, गोल्डस्टाइन ने डिस्चार्ज ट्यूब वही वाला लिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसने। अब इसमें ले लिया कैथोड और एनोड, और इसको दे दिया था क्या, यहाँ पे इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बेटा यहाँ पे सेम कंडीशन कर दिया, वैक्यूम पंप से वैक्यूम निकाल के अंदर बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट कर दिया 10 का पावर -4, और इसको यहाँ से बहुत ही हाई वोल्टेज दे दिया 10 का पावर 4 वोल्टेज। ठीक बेटा, अब यहाँ पे क्या उसने एक और काम किया बेटा, जो उसने कैथोड लिया था, कैथोड मतलब एक्चुअली तो मैं एक डंडा दिखा रही हूँ, एक्चुअली तो ये एक प्लेट था, ठीक है, प्लेट के रूप में था। तो जो कैथोड प्लेट या एनोड प्लेट था वो ऐसे प्लेट के रूप में था। तो उसने जो कैथोड प्लेट लिया उसको उसने क्या कर दिया, परफोरेटेड कैथोड लिया। आप बोलोगे मैम ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, परफोरेटेड कैथोड प्लेट लिया। परफोरेटेड मतलब होता है बेटा ऐसा प्लेट जिसमें छेद हो, जो छलनी होती है ना घर पे, ठीक है, वैसे वो क्या हो गया आपका परफोरेटेड प्लेट, और वही उसी को कैथोड बना दोगे तो वो हो जाएगा परफोरेटेड कैथोड। चल बेटा, यहाँ पे कैथोड को हमने क्या ले लिया, परफोरेटेड ले लिया, मतलब ऐसा कैथोड ले लिया हमने जिसमें क्या थे, होल्स थे कुछ। अब इसकी भी एक कहानी है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, ऐसे ही हवा में नहीं ले लिया इसको, ठीक है। इसको इसलिए हमने होल्स लिया क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे, बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको समझ में आया कि अगर पॉजिटिव तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहे थे बेटा, पॉजिटिव तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहे थे, लेकिन हमें दिख नहीं रहे थे, हमें दिख नहीं रहे थे। और हमें दिख इसलिए नहीं रहे थे बेटा, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है, ठीक है, और प्रोटॉन्स का उतना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होता। अब आप पूछोगे कैसे, अब देखो कोई भी छोटी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंक सकते हो, ठीक है। अगर वही मैंने बोला एक छोटा सा आपका वो जो पिंग पोंग बॉल होता है, ठीक है, क्रेजी बॉल्स होते हैं, उसको फेंक के मारना है, ठीक है, और आपको मारना है एक फुटबॉल को फेंक के मारना है, तो आप किसको दूर तक फेंकोगे, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली पिंग पोंग बॉल जो छोटे क्रेजी बॉल्स होते हैं उनकी, फुटबॉल की पेनिट्रेटिंग पावर नहीं होगी उतनी। तो सिमिलर रीज़न वही है कि इलेक्ट्रॉन का बेटा मास कम होता है इसलिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या हो गया, ऐसे इसको पेनिट्रेट कर गए। लेकिन इसकी जो पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स थे उसकी उतनी औकात नहीं थी, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी नहीं थी, इसलिए उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ा बेटा, यहाँ पे मुझे लेना पड़ा परफोरेटेड कैथोड। बोलो चमका, चमका कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रे प्रोड्यूस होने के बावजूद हमें दिख नहीं रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से पास ही नहीं कर पा रहे थे। पास करने के लिए हमें उसमें कुछ छेद करना पड़ा, तब जाके पास किया, तब जाके यहाँ पे चमक रहा था, ठीक है, इससे पहले नहीं चमक रहा था, जैसे तुम लोग को नहीं चमक रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे, अब ले लिया बेटा परफोरेटेड कैथोड, इतना वोल्टेज दे दिया, इतना एटीएम का हमने इसको प्रेशर दे दिया। अब यहाँ पे गेम चालू हो गया। तो अब यहाँ से अब गेम चालू हुआ कि यहाँ से देखो पॉजिटिव नेगेटिव पे तो जा रहे थे, नेगेटिव जा रहा था एनोड पे, अब यहाँ से भी ये भी जाने लगे इधर को, और जब इधर को जाने लगे पॉजिटिव वाले और इधर को यहाँ पे स्ट्राइक करने लगे, तो यहाँ पे जब स्ट्राइक किया तो यहाँ पे चमकने लगा। तुम्हें चमकने लगा कि नहीं चमकने लगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी तो जा सकती थी, कैसे जाएगी डायरेक्ट यार, उसकी उतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो उसको ओवरकम कर सके, या वो इसमें छेद करके थोड़ी ना जाएगी। हाँ, एनोड के पीछे, अब यहाँ पे बेटा कैथोड के पीछे करेगा, वहाँ पे एनोड के पीछे कर रहा था, यहाँ पे कैथोड के पीछे करेगा। एनोड से आ रहा है कैथोड की तरफ, वहाँ पे क्या हो रहा था, कैथोड से जा रहा था एनोड की तरफ। अब यहाँ पे अब ये पास भी कर जाएगा, और पास करने की वजह से यहाँ पे वो फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि अगर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया होता, अगर मैंने डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया होता तो क्या बनता बेटा, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर हो ही चुका है, उसको छोड़ दो। पॉजिटिव कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं, एनोड परफोरेटेड नहीं है, एनोड को परफोरेटेड करने की क्यों जरूरत है? एनोड तो उधर की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, उधर को हमें क्या फ्लोरेसेंस मिल ही रहा है। हमें सारा भाई हमारा फोकस किस तरफ है? कैथोड की तरफ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनोड का तो हो गया कहानी, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन गैस लिया तो H+ मिला, ऑक्सीजन गैस लिया तो O+ मिला, नाइट्रोजन गैस लिया तो N+ मिला, हीलियम गैस मिला तो He+ मिला, ठीक है। तो ये हो रहा था कहानी हमारा, ठीक है। तो अब देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज तो अलग अलग मिल रहा है भाई, मतलब जैसे जैसे गैस चेंज हो रहा है वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज अलग अलग होते जा रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे कि जो नेचर ऑफ एनोड रे है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बाकी सारे तो सेम है, बाकी सारा तो इसका सेम ही रहेगा प्रॉपर्टी कि ये पॉजिटिव चार्ज का होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, ये मटेरियल पार्टिकल नेचर का होगा, ये शैडो प्रोड्यूस करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई और अलग आ गई कि ये अब डिपेंड करेगा किस पे? ये अब किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। बोलो चमका, चमका, आगे बढ़े, चल बेटा। तो अब हमारा क्या क्या प्रोड्यूस हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। यहाँ पे हाँ मेरे से कोई पूछ रहा था कि कितना टाइम लगा इसको। बेटा ऑलमोस्ट एक डिस्कवरी से दूसरी डिस्कवरी होने में कम से कम 200 साल लगता था उस टाइम पे, ठीक है। 2 साल, 200 साल या फिर 300, 400, ऐसे कितना भी टाइम लग सकता था, ठीक है। 50 साल, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारे आप रिजल्ट आज पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चे। कैथोड प्रोड्यूस हो गया, एनोड प्रोड्यूस हो गया, बोलो हाँ या ना। अब क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अब रह गया कौन सा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कौन से भाई ने डिस्कवर किया था? बताओ जल्दी। न्यूट्रॉन कौन से भाई ने किया था? कौन से भैया ने किया था? कौन से चचा ने किया था? न्यूट्रॉन किया था, प्रोटॉन की पार्टी वो लोग आपस में कर चुके थे, चैडविक, ठीक है, चैडविक भैया ने किया था। चैडविक भैया ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, ठीक है बेटा, जेम्स चैडविक, वेरी गुड, ठीक है, पूरा नाम भी पता है। हाँ, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थोड़ी अलग ढंग से हुई थी। कैसे बेटा, कैसे हुई थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी? कोई मुझे बताएगा? बोरॉन, कार्बन, ये सब सुना है क्या? बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, सुना है? जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल को बोरॉन पे स्ट्राइक किया, तब हमारा एक तो बना था कार्बन और उसके साथ साथ बन गया क्या? न्यूट्रॉन एक निकला था। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा? अभी बताया था 2He4। न्यूट्रॉन मतलब फास्ट मूविंग हीलियम आयन को बोलते हैं। बोरॉन क्या होता है बेटा? बोरॉन क्या होता है? यहाँ पे मान लो ऐसे, बोरॉन पार्टिकल को जब हमने ऐसे फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से किया तो हमारा बना 6C12, ठीक है, प्लस 0N1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे हो गया 13, तो यहाँ पे हो गया 9, ठीक है, 9 और 4 13, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 5। और हीलियम आयन था बेटा, हीलियम आयन था, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? हीलियम आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 ही हो जाएगा, ठीक है, He+ आयन था, तो ये हो गया 1। तो ये था हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। एक न्यूक्लियर रिएक्शन कराया था, बेसिकली ऐसे टाइप के रिएक्शन में जिसमें आप किसी एटम के न्यूक्लियस से छेड़छाड़ करते हो,
मतलब यहाँ पे तो न्यूक्लियस से छेड़छाड़ कर दिया ना, कि उसके न्यूक्लियस में हमने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या किया, स्ट्राइक किया, तो फिर क्या बन गया हमारा, न्यूक्लियस में छेड़छाड़ हो गई और ये बन गया हमारा क्या, बोरॉन का मास 10 होता है, और 1 सेकेंड रुको, 10 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 14 वाला बन जाएगा, ठीक है, 13 या 14 बन जाएगा। चलो, तो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से जब स्ट्राइक किया था तो ये बन गया था, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी, प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अब आते हैं आगे। अब देखो, अब साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन, नहीं, रिएक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, रिएक्शन याद करना ज़रूरी नहीं है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए, तब अब साइंटिस्ट के दिमाग में तो कीड़ा होता है, उनको बोला कि अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब डिस्कवर हो गए, तो अब सोचते हैं कि ये हमारे एटम्स में कैसे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तब साइंटिस्ट आए, थॉमसन को अभी भी दिमाग चढ़ा हुआ था कि अब मैंने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर किया है और मैं ये भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम्स में कैसे प्लेस होते हैं और मैं राजा बन जाऊंगा, मतलब मैं एकदम किंग बन जाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, किंग दानिश की तरह वो भी सोचे थे कि मैं भी किंग बन जाऊंगा, लेकिन वो उनको पता नहीं था किंग तो एक ही है, दानिश, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या किया था, अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया। इतना मतलब ऐसा मॉडल दिया कि सबको लगा कि यार ये क्या कर दिया, इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया। प्लम बेटा बोलते हैं एक तरह का फ्रूट होता है, और पुडिंग बोलते हैं खीर को या सेवई को, ठीक है। तो प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बोला कि वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं इसको, वाटरमेलन मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला कि जैसे खरबूज होता है ना, वाटरमेलन को खरबूज बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, तरबूज, हाँ, तो जो तरबूज होता है, तरबूज मॉडल, तो तरबूज मॉडल में क्या होता है बेटा, आपका ये रेड पार्ट होता है, इसमें ऐसे पूरा आपके स्फीयर, जब बीच से काटते हो तरबूज को तो बीच में क्या आता है, पूरा रेड वाला पार्ट आता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं जो खाने में बड़ी दिक्कत करते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है ये, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें ब्लैक सीड्स होते हैं जो पूरे ओवरऑल पूरे हमारे तरबूज में क्या रहते हैं, ओवरऑल स्प्रेड रहते हैं, ऐसे कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला थॉमसन ने कि जो हमारा एटम होता है वो तरबूज की तरह होता है, इन सच अ वे कि जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं वो क्या होते हैं, ये पूरे इवनली स्प्रेड होते हैं। जैसे ये रेड वाला फ्लैश पार्ट है किसका, हमारा वाटरमेलन का, वो इवनली स्प्रेड होते हैं पूरे मॉडल में, पूरे एटम में। और जो ब्लैक होता है वो क्या होता है, उसमें कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है इन सच अ वे, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उतने ही अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जितने अमाउंट में ये क्या करते, इसको न्यूट्रल कर दे। जो रेड वाला पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है उसको क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो ये बात बोली थी किसने, हमारे थॉमसन भाई साहब ने। तो अब देखिए उसके बाद आए कौन, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या फिर उसको बोलते हैं बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल का यूज किया और उन्होंने डिस्कवर किया किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बहुत रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी न्यूक्लियस की हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में,
ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक गोल्ड फॉइल लिया, बहुत ही पतला सा गोल्ड का फॉइल लिया। ठीक है, बहुत एकदम गोल्ड की पत्ती समझ लो, जैसे कि मिठाइयों पे देखा है ना सिल्वर फॉइल चढ़ा रहता है। अब वो सिल्वर फॉइल कितना क्या होता है, बहुत ही क्या रहता है, पतला सा रहता है। तो ठीक उसी तरह उससे भी पतला उन्होंने क्या लिया, गोल्ड का फॉइल लिया, और गोल्ड का फॉइल लिया और यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा रखा था पोलोनियम। क्या लिया था, पोलोनियम। अब वो तो रेडियो एक्टिव है, वो क्या कैसे अल्फा बीटा गामा रेज क्या कर रहा होगा, एमिट कर रहा होगा। तो अब उसको हमने क्या कर दिया, वो अल्फा रे जो था उसका ये क्या कर रहा था, गोल्ड फॉइल को क्या कर रहा था, की तरफ जा रहा था। हाँ, तो फिर ये जा रहा था बेटा गोल्ड फॉइल की तरफ। अब जब ये गोल्ड फॉइल की तरफ गया तो यहाँ पे बच्चे, अब गोल्ड फॉइल है मान लो, तो यहाँ पे गोल्ड के एटम्स होंगे बेटा, यहाँ पे गोल्ड के एटम्स होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक एटम बनाऊं, जैसे मैं अगर एक एटम से समझाना चाहूं तो यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, ये था हमारा एटम, देखिए, और ये था हमारा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, अब यहां से रेज आ रहे थे, ये हमारे अल्फा रेज हैं। कहां से प्रोड्यूस हुए बेटा, पोलोनियम से। अब बेटा मैक्सिमम जो रेज थे उनको कैसे पता चला कि वो अल्फा पार्टिकल है। बेटा अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ मेटल को पेनिट्रेट कर रही है तो वो अल्फा पार्टिकल ही हो सकती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो वो साइंटिस्ट का टेंशन है यार, उनको अल्फा पार्टिकल कैसे पता चला। मान लो आपको रेडियो एक्टिव रेज आ रही थी, ठीक है, तो अब यहाँ पे रेज आ रही थी, तो अब देखो ऑब्जर्वेशन देखना क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। पहली चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि बहुत सारे जो रे थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले जा रहे थे। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्शन के। ठीक है, बहुत सारे रेज क्या जा रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एक रूम में, खाली रूम में आप बॉल फेंके जा रहे हो। ठीक है, और बॉल जो है वो बस जाए जा रही है, वापस नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि रूम में बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। रूम में बहुत सारी जगह क्या है, खाली है। ठीक है, अब अनडिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है कि एटम में जो स्पेस है बेटा, एटम में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा ऑब्जर्वेशन जो था कि कुछ रेज जो थे वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। कुछ रेज क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे। अब बेटा डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, अल्फा रेज कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो डिफ्लेक्ट कब होंगे, जब उसको कोई पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जब उसको क्या मिलेगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा है जहाँ पे कुछ क्या है, पॉजिटिव है। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था बेटा, बहुत कम रेज, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेज क्या हो रहे थे, जिस रास्ते जा रहे थे उसी रास्ते क्या आ जा रहे थे, वापस आ जा रहे थे। क्या बोला मैंने कि अगर जिस रास्ते जा रहे थे तो 180 डिग्री उसी तरफ से टर्न करके वापस आ जा रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ कि एटम में कुछ ऐसा है जो बहुत ही ठोस, बहुत ही ज़्यादा डेंस्ड है, और वो इतना ज़्यादा डेंस है कि अगर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल भी उसको स्ट्राइक कराओ तो वो उसको भी पास नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये जो डिफ्लेक्शन था मतलब वो इतने कम थे कि अगर मान लो 20,000 रेज आपने एकदम ऐसे फायर किए तो 20,000 में से एक रे ऐसा हो रहा था जो जिस रास्ते जा रहा था उसी रास्ते वापस आ जा रहा था। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब था कि यहाँ पे जो एटम के बीचों बीच
कोई बहुत ही ज़्यादा डेंस चीज़ रखी हुई है जिसका चार्ज पॉजिटिव है और जो क्या है बहुत ही ज़्यादा ठोस, बहुत ही ज़्यादा डेंस है, ठीक है। अब यही ठोस और डेंस चीज़ को क्या बोला गया बाद में जाके? न्यूक्लियस बोला गया। बोलो चमक रहा है, ठीक है। तो अब एटम में ज़्यादातर स्पेस खाली है, पहला। दूसरा, देयर इज अ स्मॉल डेंस सेंटर विद अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। अब यही डेंस चीज़ को क्या बोल दिया उसने? न्यूक्लियस बोल दिया। अब बेटा किसकी किसकी डिस्कवरी हो गई है हमारे क्लास में? आज हमने क्लास में बहुत चीज़ डिस्कवर कर ली। इलेक्ट्रॉन कर लिया, प्रोटॉन कर लिया, न्यूट्रॉन कर लिया और न्यूक्लियस भी डिस्कवर किया। बोलो कैसा लग रहा है साइंटिस्ट बनके? अब रदरफोर्ड ने जब न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया, तो हर साइंटिस्ट अपने आप को तो भगवान ही समझता है ना, तो न्यूक्लियस डिस्कवर करने के बाद बोला कि अब मैं ये भी बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? तो उसने रदरफोर्ड ने बेटा कैसे किया? रदरफोर्ड ने हमारा जो प्लैनेट का मॉडल होता है कि सन होता है और यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हमारे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, तो जो प्लैनेटरी मॉडल था वही सीधे का सीधे चेप दिया किसने? एटॉमिक मॉडल में। तो प्लैनेटरी मॉडल में क्या होता है? सन के अराउंड एक सन सेंटर होता है जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स जो है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने सारा का सारा उठा के चेप कर दिया किसमें? हमारे एटॉमिक मॉडल में, कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो कि सन की तरह काम कर रहा है और उसके अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन बेटा वो एक चीज़ तो गलती कर गया, भूल गया, चूक गया। क्या? उसने ये चीज़ भूल गया कि प्लैनेट है वो मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक क्या बोलते हैं उसको? मैक्रोस्कोपिक। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, माइक्रोस्कोपिक। तो जो प्लैनेट्स है, जो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो प्लैनेट्स आर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब बच्चे उसने क्या गलती की? देखो, उसने मैक्रोस्कोपिक को कंपेयर कर दिया किससे? माइक्रोस्कोपिक को। बहुत बड़े को कंपेयर कर दिया ऐसे माइक्रोस्कोपिक से जो कि हमें शायद माइक्रोस्कोप भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो तो दिखे। नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी आपको एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं दिखेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आता है, बहुत ही महंगा, बहुत ही क्या होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप होता है वो, ठीक है। उसमें ही दिख सकता है ये सब, कोई भी माइक्रोस्कोप में नहीं दिख जाएगा। तो पहली गलती तो उसने ये की कि माइक्रोस्कोपिक को मैक्रोस्कोपिक से कंपेयर कर रहा है, ऐसे कैसे कर दिया। दूसरी चीज़ उसने गलती क्या की कि दूसरी गलती उसने ये कर दी बेटा कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है बेटा, वो क्या होता है? वो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। वो क्या हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। जबकि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सन है, वो क्या चार्ज पार्टिकल है? नहीं, बिल्कुल चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो आप एक चार्ज पार्टिकल को अनचार्ज पार्टिकल या न्यूट्रल पार्टिकल से कैसे कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कंपेयर कर सकते हो, कतई नहीं कर सकते हो, एकदम गलत है कंपेयर करना। तो चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रल से कंपेयर करना भी गलत है। दोनों ही चीज़ें एकदम ऑपोजिट है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल भाई साहब थे, उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्सवेल, ठीक है। वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एकदम पागल थे, ठीक है। उन्होंने बोला, उन्होंने जब रदरफोर्ड का ये स्टेटमेंट सुन लिया तो वो एकदम बौखला गए, पागल हो गए। बोला कि ये क्या बोल रहे हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक चार्ज स्पीशीज दूसरे चार्ज स्पीशीज के इन्फ्लुएंस में अगर मूव करेगा तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी,
ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, देखो ये न्यूक्लियस, और उसके अराउंड क्या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल देन इट विल कंटिन्यूअसली रेडिएट सम एनर्जी, मतलब वो लगातार कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, कम करता रहेगा। मतलब और अगर एनर्जी कम होता रहेगा, मान लो आपको मैंने 2 रोटी खिलाई और मैं बोल दूंगी कि चलो आप 800 मीटर का चक्कर लगाओ, एक ग्राउंड में 800 मीटर का चक्कर लगाओ, तो आपने तो 2 रोटी खाई है, एनर्जी आपकी 2 रोटी की है। 800 मीटर आप एक चक्कर लगाओगे, 2 चक्कर लगाओगे, धीरे धीरे आपकी एनर्जी जब कम होती जाएगी तो वो 800 का 600 चक्कर हो जाएगा, 600 का 400 हो जाएगा, 400 का 100 हो जाएगा, और उसके बाद आप एकदम क्या करोगे, कोलैप्स हो जाओगे, बोलोगे मैम मैं तो नहीं भाग सकता या मैं नहीं भाग सकती इससे ज़्यादा, अब हमारा हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का भी तो वही केस है बेटा। इलेक्ट्रॉन अगर एक चार्ज पार्टिकल है एंड इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर चार्ज पार्टिकल, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को क्या करेगा, कम करता रहेगा अपने। ठीक है, और अगर एनर्जी को कम करता रहेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो जैसे आपने स्पाइरल पाथ फॉलो कर लिया था, मतलब स्पाइरल पाथ मतलब 800 के चक्कर को 600 का चक्कर बनाया, फिर 400 का, फिर 100 का, और फाइनली गिर गए। ठीक है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी को कम करता रहेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर पाएगा और स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा, और किस में गिर जाएगा, हमारे खड्डे में। खड्डा कहाँ क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये तो क्या हो जाएगा, पूरा एटम ही खत्म हो जाएगा, मतलब एटम तो ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए रदरफोर्ड का जो मॉडल था बेटा वो क्या हो गया, फेल हो गया। बोलो चमका। तो अब आते हैं बेटा, अब कौन आ जाएगा यहाँ पे, अब कौन आ जाएगा बेटा, बोहर आ जाएगा। ठीक है, बोहर मॉडल आ जाएगा। बोहर मॉडल से पहले मैं मैक्सवेल मॉडल बोलती हूँ, मैक्सवेल वेव थ्योरी। मैक्सवेल वेव थ्योरी, फिर मैक्सवेल ने अपनी वेव की थ्योरी दी। तो अब यहाँ पे बेटा लड़ाई चल रही थी, ध्यान से सुनना, कहानी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लड़ाई चल रही थी किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। किस पे, इलेक्ट्रॉन पे लड़ाई चल रही थी। तो 2 साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे थे। एक बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है कैसा, वेव नेचर, और एक साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है पार्टिकल नेचर। तो मैक्सवेल ही वो साइंटिस्ट थे जो वेव नेचर को सपोर्ट कर रहे थे, और प्लैंक्स जो साइंटिस्ट थे, प्लैंक, वो सपोर्ट कर रहे थे किसको, पार्टिकल नेचर को। ठीक है, तो अब इन दोनों का देखेंगे कि इन्होंने अपनी अपनी क्या थ्योरीज दी, और मैक्सवेल ने क्या वेव थ्योरी दी, और प्लैंक ने अपनी क्या क्वांटम थ्योरी दी। तो अब आते हैं बेटा मैक्सवेल के वेव थ्योरी पे। तो उन्होंने क्या बोला था, तो मैक्सवेल के बारे में बात करते पहले। तो मैक्सवेल ने अपनी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में मैक्सवेल ने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है बेटा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जैसा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आप पूछोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के दोनों ही क्या होते हैं,
म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब बोलोगे मैम समझ नहीं आया, तो मुझे पता है नहीं समझ में आया, मैं अभी बताती हूँ। तो बेटा ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। तो मान लो ये लाल वाला जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। ये लाल वाला जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये एक्सटेंड कर देते इसको, ठीक है। मतलब ये हमारा x, ये y और ये है z। अगर लाल वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है और अगर ग्रीन वाला इसके परपेंडिकुलर है बेटा, ये इसके ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब बोर्ड के अंदर और बाहर, ठीक है। ये क्या है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, y डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये हमारा रेड वाला है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ग्रीन वाला है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब z डायरेक्शन में है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और y डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा डायरेक्शन होगा वेव का वो किस डायरेक्शन में जाएगा, x डायरेक्शन में। जैसे कि हमारा ये 3 हो गया, ऐसे करो हाथ ऐसे करो बेटा। अब देखो ये मेरा जो थंब है ये मान लो मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये वाला जो थंब है ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये जो मेरे इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इंडेक्स फिंगर, ये वाली फर्स्ट वाली फिंगर को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो मेरा मिडिल फिंगर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ये ऐसे जाएगा मेरा वेव, ठीक है, जो मिडिल फिंगर है उसकी तरफ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। चमक रहा है कि नहीं? तो उन्होंने ये बात बोली कि जो लाइट है या जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होते हैं जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। अब बोलोगे मैम समझ नहीं आया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं यार, उसमें भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है लेकिन वो फिजिक्स में है। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ EMR बता रही हूँ कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो जाएगा। चलो चमकना चाहिए। हाँ अब देखिए क्या बोल रही थी मैं, या तुम लोग भुलवा देते हो, क्या बोल रही थी? हाँ, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा हमारा। अब बेटा बहुत सारे हमारे वेव्स होते हैं ऐसे जिनको कुछ न कुछ मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट करने के लिए। जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ और आप कुछ सुन रहे हो वहाँ से, मतलब हमारे बीच में एक मीडियम है। वो मीडियम क्या है बेटा? एयर, ठीक है। अगर मैं मेरे और आपके बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, अगर मैं मेरे और आपके बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो ना आप मुझे सुन पाओगे, ठीक है, ना मैं आपको सुन पाऊंगी। मतलब बेटा क्या है इसका कि जो साउंड वेव्स होते हैं उनको चाहिए होता है मटेरियल मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है? मटेरियल मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए। लेकिन जो लाइट है, लाइट को अगर मैं वैक्यूम में फ्लैशलाइट मारूं अपने टॉर्च से तो वो लाइट उसमें भी ट्रैवल करेगा। लाइट को अगर मैं पानी में मारूं तो भी लाइट ट्रैवल करेगा। लाइट को मैं अगर हवा में मारूं तो भी लाइट ट्रैवल करेगा। मतलब क्या है बेटा, लाइट को कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेट करने के लिए। तो ऐसा कोई भी वेव जिसको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, वैसे वेव्स को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि हमारा एक्सरे हो गया, हमारे लाइट रेज हो गए, हमारा माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, गामा रेज हो गए। इनको कोई भी नहीं चाहिए मटेरियल मीडियम प्रोपेगेट करने के लिए, ये वैक्यूम में भी प्रोपेगेट कर जाएंगे। लेकिन साउंड वेव जो होता है वो वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करेगा, उसको मटेरियल चाहिए, ठीक है, मीडियम चाहिए कुछ प्रोपेगेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते क्या हैं? ऐसे वेव्स जिनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो
in such a way that they are perpendicular towards each other and also perpendicular to the direction of their propagation. बोलो चमका कि नहीं? ठीक है. और एक और चीज कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट. बोलो चमक रहा है? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं कि वेव क्या होता है. अब बेटा वेव क्या होता है जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. वेव बेटा वेव होता है एक कॉन्टिन्यूअस नेचर में प्रोपेगेट करता है. ठीक है. वेव कैसा नेचर का होता है? पहली बात तो कॉन्टिन्यूअस. उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? वेव किसी भी डायमेंशन में जा सकता है. वेव 1D 2D 3D वेव कहीं भी जा सकता है दुनिया में. ठीक है. तो वेव एक कॉन्टिन्यूअस नेचर का चीज होता है, वेव होता है. उसको हम कुछ भी क्या कर सकते हैं? प्रोपेगेट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे ये है, ये मेरा है एक वेव. ठीक है. अब बच्चे बताओ वेवलेंथ क्या होता है? जो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम क्या बोलेंगे? दो कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लैम्डा. दैट इज वेवलेंथ. ठीक है. वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा से डिनोट करते हैं. अब बताओ बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी न्यू. एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सेकेंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड में कितने वेव्स पास कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्या? न्यू. ठीक है. और ये होता है न्यू. एक होता है बेटा वेव नंबर. वेव नंबर होता है न्यू बार और ये होता है 1/λ. तो वेव फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर. अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन होता है. अब बेटा लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है. तो इसका यूनिट किस में होता है बेटा? मीटर में. लेंथ है ना, डिस्टेंस है. और ये क्या है हमारा? ये क्या है? न्यू. क्या है? फ्रीक्वेंसी है. और इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स में. तो अब लैम्डा और न्यू में क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा? अगर मैं लाइट रेज की बात कर रही हूँ, लाइट रेज, या मैं किसी भी बात कर रही हूँ, तो वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बेटा? न्यू लैम्डा मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो हमेशा इसके यूनिट से ध्यान रखेंगे आप कि न्यू और लैम्डा में क्या रिलेशन होता है. तो C इज इक्वल्स टू, C होता है इन टर्म्स ऑफ, अगर लाइट की बात कर रहे हैं तो C होता है स्पीड ऑफ लाइट. और ये किसके बराबर होता है? C होता है स्पीड ऑफ लाइट. और ये किसके बराबर होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है बेटा. तो ये होता है हमारा लैम्डा और न्यू में रिलेशन. ठीक है. वेव नंबर मैंने बता ही दिया. हर्ट्ज में सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, H और छोटा z. ठीक है. तो ये होता है बेटा हमारा क्या? ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से होते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन से होते हैं? EMR वेव्स. तो कैसे याद रखोगे? आर्मी लक्स जी. मैंने तो ऐसे याद किया था, आर्मी लक्स जी. आर्मी लक्स जी. तो R से है हमारा क्या यहाँ पे बेटा? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से. ये होता है लास्ट में कॉस्मिक रेस. ठीक है. ये होता है हमारा गामा रेस. ये होते हैं हमारे एक्स रेस. ये होते हैं हमारे यूवी रेस. ये होता है हमारा विजिबल लाइट. ये होता है इंफ्रारेड रेस. और ये होता है माइक्रोवेव.
और ये होता है रेडियो वेव। तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी हम किसी भी रे को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ अगर हम अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब जब यहाँ पे हमने किसको किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हमेशा याद रखना ये होते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इसको याद कैसे रखेंगे, आर्मी लक्स जी, आर्मी लक्स जी। और कॉस्मिक रेज का तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखोगे आप, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोलो चमका कि नहीं चमका? ठीक है, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं। अब ये आई मुद्दे की बात कि इससे सवाल पूछे जाते हैं हमारे कि कौन सा रेज कहाँ होता है, सबसे पहले कौन सा रे आता है, सबसे बाद में कौन सा रे आता है। याद कैसे रखेंगे, इसीलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, आर्मी लक्स जी याद रखेंगे। ठीक है बेटा, चलो इससे सवाल बनेगा और इससे कल मैं सवाल भी पूछूंगी। तो इसलिए अभी एनसीईआरटी खोलोगे और एनसीईआरटी में एक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का आपको कलरफुल एक वो दिखेगा, उसको याद कर लेना। याद करने का निमोनिक मैंने बता ही दिया है, आर्मी लक्स जी। और आप क्या करोगे, उसको याद रखोगे, क्योंकि उससे अगर मान लो 4 नंबर एक क्वेश्चन भी अगर आपका आ जाता है तो अगर सही कर दोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत कर दिए तो 5 कदम पीछे। ठीक है, 4 कदम आगे जाना है, 5 कदम पीछे नहीं जाना। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वहाँ से मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, एक तो इससे आता है और एक किससे आता है बताओ, न्यू और लैम्डा में रिलेशन। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा या V इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। अगर C लिखा हुआ है तो वहाँ उसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और अगर V लिखा हुआ है तो कोई भी नॉर्मल स्पीड हो सकता है। ओके, बाय बाय।